संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। पहला, यह संदिग्धताओं के निवारण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी अगर संविधान के किसी प्रोविज़न को लेकर कन्फ्यूज़न होती है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए संविधान की उद्देशिका में दी गई बातों का प्रयोग किया जा सकता है। बी, यह संविधान सभा द्वारा विधितः पारित किया गया है। ठीक है। सी, यह संशोधनीय है, माने इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। और डी है कि यह संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान का भाग नहीं है। हाँ, ये सही आंसर है। क्यों सही आंसर है? संविधान का अंग नहीं, कैसे होंगे? संविधान का अंग ही तो है। ये संविधान का अंग है, ये कैसे, मतलब इसको कैसे सही माना जाएगा? आप इस पे कोई संबंध में, कोई इसके सपोर्ट में, अपने आंसर के सपोर्ट में? संविधान ही सर्वे सर्वा है, तो अंग नहीं, ये गलत सीधा सीधा। इसमें आप ढंग से रिवाइज किया करें। इसमें केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट। पेज बताइए। 1461। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ध्यान से सुने, उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देशिका का बड़ा महत्व है। निर्वचन मतलब व्याख्या। किसी भी उपबंध के संबंध में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उद्देशिका से हेल्प लेकर के उसका निर्वचन कर सकते हैं। ठीक है। तो केशवानंद भारती वाले केस के अकॉर्डिंग यह संविधान का अंग नहीं है, यह बात सही नहीं है, क्योंकि इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना है। क्लियर? रिवाइज किया करिए, बहुत जरूरी है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये क्वेश्चन अगला है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है? समझाए क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका संविधान का भाग है। यह बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने किस केस में मानी है, होल्ड की है? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है, या DK बसु बनाम भारत संघ है, या RS नायक बनाम AR अंतुले? कौन सा केस है? केशवानंद भारती। हाँ, आंसर ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973, पेज 1461 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह होल्ड किया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका ए, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग है परंतु संविधान का क्रियात्मक अंग नहीं है, संविधान का क्रियात्मक अंग है, या संविधान के साथ इसका कोई संबंध नहीं है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बोलिए। ए, संविधान का अंग नहीं है, ये बात सही है? सही उत्तर को चुनें। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना ए, संविधान का अंग नहीं है, बी, संविधान का अंग है परंतु संविधान का क्रियात्मक अंग नहीं है, सी, संविधान का क्रियात्मक अंग है, डी, संविधान के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, कौन सा आंसर सही है? सेकंड वाला। आपके हिसाब से संविधान का अंग है परंतु संविधान का क्रियात्मक अंग नहीं। केशवानंद भारती वाले केस में आपने समझा था कि उद्देशिका संविधान का अंग है, और अगर किसी प्रोविज़न में कोई कन्फ्यूजन होती है तो उद्देशिका की सहायता से उसका निर्वचन किया जा सकता है। ठीक है, ये पढ़ा था। तो इसमें आंसर सी सही होगा कि संविधान का क्रियात्मक अंग है। ऐसा नहीं कि ऐसी पढ़ा हुआ है, संविधान का क्रियात्मक अंग है। क्यों है?
क्योंकि यदि संविधान के किसी भी प्रोविजन को लेके कोई भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप संविधान की उद्देशिका का प्रयोग करके उन उपबंधों का निर्वचन व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में, यानी केस में, वाद मतलब केस में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा हमारे संविधान की उद्देशिका में निहित है। ठीक है, जो भी संविधान का आधारभूत ढांचा है वो हमारे संविधान की उद्देशिका में निहित है। ये ए इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तुक्का मत मारिए, अभी आपने फिर पढ़ा था, अभी ऊपर ही पढ़ा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। जो इसका मैंने आज जहाँ मैंने केशवानंद भारती का पूरा लिखाया है उसको जोर से पढ़िए, क्या क्या लिखा है। एक उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। उसमें आ गया ना कि आधारभूत ढांचे से संबंधित है, तो उद्देशिका संविधान का आधारभूत ढांचा है। देखिए केशवानंद भारती में तो डिस्कस हुआ है, केशवानंद भारती वाले केस में ही तो डिस्कस हुआ है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973 पेज 1461। ठीक, पेज भी लर्न करना, लर्न तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप पेज के साथ लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आपकी जानकारी स्पष्ट है। ठीक है, जब आप बहस करते हैं, कोई केस आप कोर्ट करते हैं उच्चतम न्यायालय का या किसी और दूसरे उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट में या कहीं भी, तो आप पेज के साथ बताते हैं तो कोर्ट ज़्यादा कन्विंस होती है। ठीक है, वो वेग नहीं, वो स्पष्ट समझा जाता है। तो केशवानंद भारती वाले केस में क्या क्या चीज़ें होल्ड की गई हमने आपको एक जगह लिखा है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी में कहा गया ना, उद्देशिका संविधान का एक भाग है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन का आधारभूत ढांचा निहित है। ठीक है, उद्देशिका में संशोधन का आधारभूत ढांचा, संशोधित संविधान होगा, आधारभूत ढांचा निहित है जिसको संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। उद्देशिका में संविधान का आधारभूत ढांचा निहित है, ठीक है, जिसको संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए केशवानंद भारती की डिटेल जितनी लिखाई थी उसमें ये बातें आ जा रही हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, डेट बताइए। जी अंतिम रूप से, वहाँ एक सेकंड में निर्णय लेना होता है। अच्छा हम ऑप्शन दे रहे हैं, ए 15 अगस्त 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1950। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत के, हाँ ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया किस डेट को, 26 नवंबर 1949 को। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, अगर आपको ये सब एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एक सेकंड चाहिए। नहीं, ये याद करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है। संप्रभु आपको बताया गया था, समझाया गया था, जिसको जो अपने आप से अपने विवेक से काम करने को स्वतंत्र हो, जिसे कोई दूसरी शक्ति ऑर्डर नहीं दे सकती। एक जनरल भाषा में बताया गया था, अगर जूरिस्प्रूडेंस उठाएंगे तो संप्रभु को अच्छे से समझाएंगे। अभी एक जनरल तरीके से बताया गया था, एग्जाम्पल दिया गया था कि आपके घर में आपके पापा की चलती है, बाहर से कोई उनको ऑर्डर नहीं कर सकता। ठीक है, तो बताया गया था कि आपके घर में आपके पापा की संप्रभुता है, बस घर के अंदर, देश में नहीं। ठीक है, याद है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है, ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, और डी हम भारत के लोग। हाँ ठीक है, उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
इस पदावली का यह अर्थ है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। तो संप्रभुता किसमें निहित है? हम भारत के लोगों में। किसमें निहित है? हम भारत के लोगों में। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ए, संविधान का भाग नहीं है। बी, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। सी, उस स्रोत को इंगित करती है जिसमें संविधान को प्राधिकार प्राप्त होता है। डी, संविधान के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। संविधान के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। अरे लक्ष्य माने उद्देश्य, इसमें तो संविधान के सारे उद्देश्य बताए गए हैं भाई। इसी में तो कहा गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय लेना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता लोगों को उपलब्ध कराना, पद और अवसर की समानता देना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। ये सारे उद्देश्य या लक्ष्य ही तो बताए गए हैं। तो आप डी आंसर कैसे ले सकते हैं? और ये ए कह रहा है कि संविधान का भाग नहीं है। अभी डिस्कस हुआ कि ईश्वरानंद भारती वाले केस में कहा गया कि संविधान का भाग है। ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। बी है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करता है। तो आपका आंसर बी ही तो होना चाहिए। इसमें यही तो लक्ष्य बताए गए कि भाई न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की, समानता, पद एवं अवसर की, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। यही तो संविधान के उद्देश्य हैं और ये आपकी प्रस्तावना में अंकित है। तो मतलब संविधान की प्रस्तावना में, उद्देशिका में उन लक्ष्यों का वर्णन किया गया है जिनको प्राप्त करने के उद्देश्य से संविधान सभा ने संविधान की रचना की है। ठीक है। और जिस संविधान सभा ने इसकी रचना करी है उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य ए, सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। बताइए, ये हो सकता है? सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना हो सकता है। बी, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। सी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना। डी, सरकारी सेवकों की सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना। कौन सा आंसर हो सकता है? हाँ, सी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना। अभी डिस्कस किया था कि बंधुत्व की बात की थी। तो बंधुत्व का कारण क्या है? कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। ठीक है। बंधुत्व भी संविधान में बताए गए उद्देश्यों में से एक है। ठीक। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत ए, एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है? पंथ वाला। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक, यही कही ना आप? ये बी आंसर है, सही है। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। यहाँ संप्रभुता किसमें निहित है? जिस प्रभुत्व संपन्न की बात कर रहे हैं ये संप्रभुता किसमें निहित है? हम भारत के लोग किसमें निहित है?
निम्नलिखित में से किस एक का भारत का संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? इसमें से कौन है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में जिसका उल्लेख नहीं है? अभी भारत की संविधान की उद्देशिका के जितने भी उद्देश्य हैं उसको मैंने भी डिस्कस किया। एक तो न्याय डिस्कस किया, स्वतंत्रता डिस्कस किया, समानता डिस्कस किया और बंधुत्व को डिस्कस किया। ठीक है, देखिए, ए आर्थिक न्याय, बी व्यक्ति की गरिमा, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी सबके लिए शिक्षा। डी होगा। हाँ, डी सबके लिए शिक्षा। ये एक तरह से नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी उसमें आता है, जिसको आप प्रवर्तित नहीं करा सकते हैं। अगर राज्य के पास संसाधन है तो राज्य इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि सबको शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे। ठीक है, लेकिन आर्थिक न्याय उद्देशिका में है व्यक्ति की गरिमा। आपने पढ़ा कि व्यक्ति की गरिमा है क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने पढ़ा है आर्टिकल 9 में। ठीक है, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, इतनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, तो डी है सबके लिए शिक्षा नहीं है, उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को अंतर्निहित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? आप बताएं जल्दी से। पहला संशोधन, छठा संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? पहला ए में है, बी में छठा है, सी में 42वां है और डी में 44वां है। बताना यह है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को अंतर्निहित किया गया है। किस संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया? जल्दी बताएं। ये 42वां संशोधन 1976 का है। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा आपकी उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 द्वारा। आपको पता है कि 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी संविधान। हाँ, पता है आपको ये बात? भारत के नागरिकता उस दिन जोड़ी गई। अरे नहीं भाई, वो तो 26 नवंबर 1949 से नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान लागू हो गए, लेकिन जो 42वां संशोधन हुआ है वो 1976 में हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। ठीक है, उनके समय में हुआ था 42वां संशोधन। भारत के संविधान की उद्देशिका स्थापित करने की घोषणा कर दी है। बताइए, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो क्या स्थापित करने की घोषणा करती है? पहला यानी ए, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। बी, एक प्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। सी, प्रभुता संपन्न सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य। डी, एक प्रभुता संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। आप बताइए ना। ए है प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रभुता संपन्न आप समझती हैं, प्रजातांत्रिक समझती हैं? प्रजातांत्रिक यहाँ जनता की सरकार होगी, जनता चुनाव के द्वारा वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी, तो प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक। बी, दूसरा सुन लीजिए, बी प्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रभुता संपन्न होगा, पंथ निरपेक्ष मतलब किसी धर्म का वो फेवर राज्य नहीं करेगा, और प्रजातांत्रिक तो वही हो गया। सी है एक प्रभुता संपन्न सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, और डी है एक प्रभुता संपन्न है, सामाजिक है, पंथ निरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये डी आंसर है। अभी आपने ऊपर बताया ना कि संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है, तो जिसमें ये दोनों शब्द भी शामिल हैं वही तो होगा। एक प्रभुता संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष
प्रजातांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित किया गया है। ये किस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया बताइए? 42वां, बी 44वां, सी 45वां, डी 18वां। 42। हाँ, आपने ऊपर ही पढ़ा है अभी, और ऊपर आया था कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित की गई है? संविधान की उद्देशिका में प्रियम्बल में किसके द्वारा संशोधन हुआ है? ए 38वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 39th संविधान संशोधन द्वारा, सी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, या डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। डी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया है और उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द डाले गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संविधान की उद्देशिका उसकी आधारभूत संरचना का एक भाग है? संविधान की उद्देशिका, संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का एक भाग है। ये किस केस में कहा गया है? नंबर ए, करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, बी SR बम्बई बनाम भारत संघ, सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, डी लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ। हाँ, SR बम्बई बनाम भारत संघ। ठीक। उद्देशिका संशोधित हुई थी, यानी उसमें अमेंडमेंट हुआ था, बदलाव हुआ था। प्रथम संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, या 89th संशोधन द्वारा? उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा संशोधन हुआ? 42वां, 89th, फर्स्ट या 24th? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका संशोधित हुई थी, जिसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक। सर मुझे अभी इंदिरा गांधी वाला बता दीजिएगा, वो अभी आपने नया बताया, माइंड में नहीं है। अरे वो तो ऑप्शंस देता है, वो आपके ऑप्शन में भी नहीं है। वो इंदिरा साहनी वाला केस दूसरे में आएगा, यहाँ नहीं है उसको। पहले का अभी आपको ये देखना है कि ये आपका जितना आपने पढ़ा है उन बातों को किस संशोधन द्वारा लिया गया या किस केस द्वारा लिया गया, आपको वो देखना है। जो एक्स्ट्रा आ गया ऑप्शन उसको इग्नोर करिए ना, अपना आंसर चूज करिए। अरुणा रॉय बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष प्रतिबिंबित होता है। नंबर 1, अनुच्छेद 14 तथा 15 में अंतर्विष्ट प्रावधानों में, अनुच्छेद 19 तथा 22 में अंतर्विष्ट प्रावधानों में, सी अनुच्छेद 25 तथा 30 तथा 51 क में अंतर्विष्ट प्रावधानों में, अनुच्छेद 39 का 51 का में अंतर्विष्ट प्रावधानों में। किस प्रावधानों में पंथ निरपेक्ष शब्द आता है? यह आपको शायद नहीं पता होगा। अभी अनुच्छेद 25 और 30 में जाएंगे तो आपको पंथ निरपेक्षता की बात जो है वहाँ पे आपको अच्छे से मिलेगी। जब आप अनुच्छेद 25 और 30 का जिक्र करेंगे और 51 का अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 51 का। हाँ उठा रहे हैं, घबराइए मत। तो अरुणा राय बनाम भारत संघ AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 3176 पेज नंबर के मामले में न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने, ये ऑनरेबल जस्टिस का नाम था धर्माधिकारी, ने कहा कि संविधान की उद्देशिका तथा अनुच्छेद 25 से 30 और भाग 4A में पंथ निरपेक्ष शब्द का सकारात्मक अर्थ है, जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना और उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए और उसके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना है।
ये अरुणा राय वाला केस लिखाया है आपको, अरुणा राय वाला केस लिखाया है, ठीक है। उद्देशिका में, अगला क्वेश्चन लीजिए, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित किए गए थे। ए 15वें संशोधन द्वारा, बी 39वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हाँ 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को, पहले क्या था, संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसको संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया, चेंज किया गया। किस संशोधन द्वारा? 93 वाला, 85वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? बोलिए। हाँ 42। संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक के बीच में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही डाले गए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्देशिका के समाजवाद शब्द की व्याख्या किस केस में की गई है? समाजवाद शब्द की व्याख्या किस केस में की गई है? अरुणा रॉय बनाम भारत संघ में, बी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, सी एक्सेल वियर बनाम भारत संघ, या डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। समाजवाद शब्द की व्याख्या किस केस में की गई है? ये एक्सेल वियर बनाम भारत संघ है। ये केस जो है वो एक्सेल वियर बनाम भारत संघ है। AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 25 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समाजवाद शब्द का प्रभाव यह है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व को अधिक प्रभाव देना चाहिए, किंतु जब तक निजी कारखाने और संपत्ति को मान्यता है और हमारे आर्थिक ढांचे का बहुत बड़ा भाग इससे शासित होता है, ठीक है, समाजवाद और सामाजिक न्याय के इस सीमा तक लागू नहीं किया जा सकता और निजी स्वामित्व वाले वर्ग के हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये एक्सेल वियर वाला केस था। किस वाद में प्रतिपादित किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? किस केस में माना गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? इनरी वेरुवारी यूनियन का मामला था, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ था, या इसमें से कोई नहीं? उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद नहीं है, इसके अलावा और कौन से ऑप्शन थे? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ या इनरी वेरुवारी? हाँ इनरी वेरुवारी यूनियन का मामला था जो AIR 1960 पेज 845 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा जाए किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। ये केशवानंद भारती से उल्टा था मामला, ठीक है। उद्देशिका में वितरण न्याय की धारणा निहित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में कहा गया कि वितरण न्याय की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, ये भावना निहित है, धारणा निहित है। किसमें कहा गया? सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली, बी केशवानंद भारती वाला केस, तीसरा SR चौधरी, हाँ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 1517। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उद्देशिका में वितरण न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की धारणा निहित है। विधि के क्षेत्र में इसका तात्पर्य आर्थिक असमानता को दूर करना तथा असमानों में समव्यवहार के मामले में असमानता को दूर करना है। कानून का प्रयोग वितरण योग्य साधन के रूप में समाज के सदस्यों में धन का उचित बंटवारा करने के लिए लिया जाना चाहिए। अच्छा अगला है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द अंतः स्थापित किए गए। किस संशोधन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से प्रतिस्थापित किए गए? बताइए।
15वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से डाले गए उद्देशिका में? अभी बार बार कई बार तो आ चुका है। 42 है, 42वां संशोधन 1976। उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता है कि नहीं, बताइए। उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता है कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं किया जा सकता। आप दोनों बोला है, हाँ भी बोला है, नहीं बोला है। नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। आपके इस बात का आधार क्या है? बस ये लिखा हुआ है, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें केस है गोपालन बनाम मद्रास। गोपालन बनाम मद्रास, AIR नहीं, 1950 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा है भारत संघ बनाम मदन गोपाल, 1954। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, पेज 541 में प्रक्षेपित किया गया है कि उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। यह किस केस में प्रतिपादित किया गया, बताइए। SR मुंबई बनाम भारत संघ, B वीजो बनाम इमैनुअल, C L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, D संतोष कुमार बनाम सचिन। हाँ, SR मुंबई में ही कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, सभी धर्मों और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। SR मुंबई बनाम भारत संघ का जो केस था वो रिपोर्टेड है 1994 वॉल्यूम 3 SCC में, ठीक है। पेज नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1945, 1946, 1947 या 1950? 1945, 1946, 1947, 1950? नहीं, ईयर बताइए, किस ईयर में? 1945, 1946, 1947 या 1950? 1950 कैसे होगा भैया, जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया, तो फिर संविधान सभा आप कैसे 1950 से बना रही हैं? 47 कैसे? और क्या है? 15 अगस्त 1947 को तो आप आज़ाद हो गए हैं, आप 1947 कह रहे हैं। 1946 है। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से तथा 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे। सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, ठीक है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। समझ में आ रही है? रिपीट करिए मैडम, बार बार रिवाइज करिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देना पड़ेगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KN काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संपन्न सभा की अध्यक्षता की थी। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, बताइए। बिना ऑप्शन बताइए किसको सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अभी पिछले क्वेश्चन डिस्कस हुआ है।
ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भाई।